हेलो बच्चों। बच्चों, वेक्टर थ्री में है ना एक टॉपिक होता है स्क्यू लाइन। या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो लाइन है ना थ्री में, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वाला ये सब टॉपिक है इसका। इसका हम प्रूफ देखेंगे। पहले तो देखो, फॉर्मूला सबको याद होता है, थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेंगे। और स्क्यू लाइन बेसिकली होता क्या है उसको यहाँ पे थ्री में हम समझते हैं। तो पहले तो देखो, स्क्यू लाइन है ना, स्क्यू लाइन ये होता क्या है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, मैं यहाँ पर सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? स्क्यू लाइन कहलाती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? जब दो लाइन पैरेलल नहीं है मतलब वो कुछ एंगल बना रही है, तो कभी ना कहीं जाके तो कट करेगी ना। नहीं, थ्री में ऐसा नहीं है ना। थ्री में देखो, जैसे मैंने ना यहाँ पर एक रूम बनाया छोटा सा, ये देखो, एक कमरा होता है ना, क्यूब मान लो या कुछ भी मान लो इसे। अब इसमें आप देखो ध्यान से। अब मैं बोल दूं थ्री में है ना, थ्री में दो लाइन बनाओ आप। मैं देखो एक लाइन तो देखो यहाँ पे ये बना रहा हूँ। ये देखो, देखते रहना। एक तो ये देखो यहाँ पे ऐसे बना दी। ये मान लो L1 है। और थ्री में इक्वेशन कैसे मानते हैं लाइन की? ऐसे R बराबर A1 प्लस लेमडा B1 ऐसे ही मानते हैं ना। और एक लाइन देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो ये कट कर, अब देखो एक लाइन बना रहा हूँ, ये देखो पीछे वाला है ना, ये देखो पीछे वाला। ये जो पीछे वाली जो लाइन है, ये देखो कट नहीं करेगी। ये नीचे जा रही है ऐसे यहाँ से। इसका मतलब कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब ये लाइन कट तो नहीं करेगी, कट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन बोलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना। थोड़ा सा दिमाग मतलब, जब भी अपने को दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का बोलते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी आती है? देखो, ये दो लाइन है मान लो इसे। अब आपको बोल दे कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट मान लो, बोले कि बीच की शॉर्टेज निकालो, आप ये निकालोगे कैसे? कुछ एंगल बना रही है फिर तो बोर आएगी, बहुत सारी आएगी। तो हम निकालते हैं तो दोनों से 90 डिग्री एंगल बनाती है। और वैसे ही अब आप दिमाग लगाओ कि अगर मेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना खुद का। एक रूम में देखो, एक तो ये आगे वाली लाइन और एक ये पीछे जो कोने में जा रही है ऐसे, तो इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस देखो, ये रही। ये दिख रही है ना, ये क्या है? ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ये क्या है इसका? मान लो ये डी है। ये निकालने को बोलेगा क्वेश्चन में। तो देखो, ये जो ऊपर वाली लाइन थी ना रेड वाली, इसको नाम मैंने दे दिया L2। क्या नाम दे दिया? L2। इसका नाम मैंने दिया है L2। इसकी इक्वेशन मान लो ऐसे दे रखी है, A2 प्लस लेमडा B2। A1 और A2 का मतलब जानते हैं ना? जैसे ये A1 है, ये पॉइंट है। B1 मतलब इस लाइन की डायरेक्शन है। A2 मतलब पॉइंट है उस पे। B2 मतलब उस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर है। ठीक है। अब आपको बोलेगा कि ये जो लाइन है बीच वाली, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ये क्या है रे? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको क्वेश्चन में यही निकालने को बोलेगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो पहले मैं ये लिख देता हूँ, फिर उसका हम प्रूफ करेंगे। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और पूरे का मैग्नीट्यूड तो आएगा वो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब मैंने इन दोनों लाइन को ना एक बार की यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ, सुनते जाना। देखो, एक लाइन तो ऐसे L1 है, और दूसरी लाइन देखो ये बाहर, ये ऊपर वाली है L2। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ टेढ़ा सा बना रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये एक तो L1 है और दूसरी L2 है। और ये जो D था ना, ये D था, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये इससे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। इससे भी कितना बना रही है? 90 डिग्री बना रही है ना। तो ये देखो, मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पर बीच में, जिसकी मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। ये ना, ये इससे भी 90 डिग्री बनाएगी। इससे इस पॉइंट को P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया। तो मेरे को निकालना क्या है? पी क्यू की डिस्टेंस। और इसी को क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब आगे देखते जाओ। अब मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, थोड़ा सा समझते जाना। अब एक बात बताओ, ये जो L1 लाइन की इसकी डायरेक्शन क्या है? B1। ये देखो, ये जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये पॉइंट है उस पे। इसकी लाइन की डायरेक्शन क्या है? B2। अब एक बात और ध्यान रखना, मैं इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है। लाइन होती है ना, एक होती है लाइन, एक होता है वेक्टर। वेक्टर होता है फ्री, मतलब उसके पैरेलल उसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, पर लाइन कभी फ्री नहीं होती है। ठीक है। तो अब देखो, मैं थोड़ी सी देर के लिए ना, मेरे को है ना इस इसकी इसकी डायरेक्शन चाहिए, इस डी वाले की डायरेक्शन चाहिए, इस डी वाले की डायरेक्शन चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो, मैं ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसके अलावा जो B1 था ना, उसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे।
पीछे पीछे इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट कर दिया तो अब ध्यान से देखो, मेरे को इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए, तो देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, दोनों का क्रॉस करवाओ। दोनों को तुम अपने क्रॉस कराओगे तो अंगूठा इस लाइन की तरफ आएगा, आएगा नहीं आएगा, पक्का इस लाइन की तरफ आएगा। तो इस वेक्टर था ना B1 को इधर को यहाँ शिफ्ट किया, और दूसरे को B2 था, इन दोनों का क्रॉस कराओ तो इसके परपेंडिकुलर वो D के तरफ आएगा। तो इसका मतलब इस लाइन की डायरेक्शन क्या आएगी, बी मान लो, वो डायरेक्शन आएगी B1 क्रॉस B2। ये 100% हो गया। तो इस लाइन की मेरे को डायरेक्शन, मतलब इस लाइन के लॉन्ग मेरे को एक वेक्टर मिल गया, सीधी सी बात है, मिल गया ना। अब आपने बोला सर ये निकाला क्यों, वो देखो प्रूफ निकालेंगे ना इसको तो उसमें काम आ रहा है, ठीक है। अब एक बात और सुनते जाना, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा यहाँ पे आपको। अब ये जो था ना, अब आपको ये पता होगा या नहीं पता है, देखो एक मिनट, इस लाइन पे देखो एक पॉइंट था ना, इस लाइन पे एक पॉइंट था, उसको नाम मैंने दिया था A2। इस लाइन को एक पॉइंट था एक, थोड़ी देर के लिए ना इस बी को मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा बीच में ये दिक्कत करेगा, इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरह यहाँ लिख देता हूँ, मतलब इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, B1 क्रॉस B2, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना। अब एक पॉइंट तो ये था, एक पॉइंट यह था, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या वेक्टर मिलेगा, हाँ मिलेगा सर, पक्का मिलेगा। अब कोई बच्चा ये मैं सोच रहा हूँ सर आपने पॉइंट यहीं क्यों माना, ये क्यों, मैं कुछ एंगल पे मान रहा हूँ जनरल, क्योंकि हो सकता है वो 90 डिग्री हो, तो वो अपने आप उस फॉर्म में आ जाएगा, लास्ट में डेरिवेशन हो, जब थीटा 90 रखोगे तो अपने आप उसी फॉर्म में आएगा आंसर, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से A1 A2 है। अब थोड़ा सा देखो, मैं इस डायग्राम को नीचे बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक PQ वेक्टर बनाया, या PQ की डिस्टेंस निकालनी है ना ये, और यहाँ ये वेक्टर था ना A1 A2, इसको नीचे ला रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे ही था ना, ये देखो A2 या फिर A1 A2 कुछ भी लिख लो। अब एक बात सुनो, मैंने वेक्टर में या फिर वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर ऐसे A B और ये ऐसे था, तो आपने प्रोजेक्शन निकालना था A का B पे कुछ एंगल पे। तो कैसे प्रोजेक्शन का मतलब, ये डिस्टेंस आती है, ये वाली डिस्टेंस, प्रोजेक्शन कैसे निकाला था, जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका डॉट आता है डिवाइड में, तो ऐसे निकाला था ना, A डॉट B डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड, जिस पे निकालते हैं ना उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आता है, सॉरी ए पे निकाला ना तो ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, देखो ये वेक्टर है ना A2 माइनस A1, वेक्टर ही तो है ना, इसका प्रोजेक्शन निकाल दो आप इस पे। मतलब ये देखो, ये पी क्यू वेक्टर है, इसको ऐसे शिफ्ट कर लो यार, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पी क्यू पर है ना, पी क्यू पर जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर था, इस पे मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ A2 माइनस A1 वाले वेक्टर का। इसका मतलब ये डिस्टेंस होती है, प्रोजेक्शन तो स्केलर वैल्यू होती है ना, तो ये डी डिस्टेंस आ जाएगी। किसका निकाल रहा हूँ मैं, A2 माइनस A वेक्टर का, किस पे, B1 क्रॉस B2 पे, और डिवाइड में जिस पे निकालने उसका मैग्नीट्यूड। यही तो क्या होगा, यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, याद करने का सीधा सा फंडा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले बताओ डी क्या था, डी क्या है, A2 माइनस A1, मतलब पॉइंट को माइनस करो दोनों को, जो लाइन पे पॉइंट थे ना दोनों को माइनस कर दो, और डॉट दोनों को डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस करवा दो, उनका मैग्नीट्यूड डिवाइड में लिख दो, यही अपना आंसर होता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो अपने को इसका मोड लगा के पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सी चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और सुनते जाना, हो गया आपको, मतलब यहाँ तक समझ में आ गया, अगर किसी बच्चे को ये समझना था तो यहाँ तक समझ लेना, पर आगे एक चीज और बताने जा रहा हूँ, वो देखो ध्यान से। एक मिनट, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। हाँ अब समझो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे एक सेकंड, एक मिनट, हाँ अब देखो देखो, हाँ अभी जो डिस्टेंस आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये था ना। अब एक बात बताओ, आप बॉक्स जानते हो ना, बॉक्स A डॉट B क्रॉस C, उसको कैसे लिखते हैं, बॉक्स से भी लिखते हैं। तो क्या डिस्टेंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A2 माइनस A1, आप बॉक्स निकाल लो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो डिवाइड बाय B1 B2 का मैग्नीट्यूड। ये तो चलो फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सुनते जाना आराम से प्यार से। मैं बोल दूं भाई साहब ये डिस्टेंस जीरो है, मैं बोल दिया शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो है, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो है, क्या बोला मैंने, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो है। अगर डिस्टेंस जीरो है दो लाइन के बीच की, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब आप लाइन को पास मिला रहे हो, पास मिला रहे हो, पास मिला रहे हो, एक टाइम आएगा दोनों कट कर जाएगी, तो डिस्टेंस हो गई 0। मतलब दोनों लाइन आके कट कर गई। और जब भी दो लाइन कट करती है, आप ऐसे समझो, एक लाइन तो है ना इस रूम में ना उस रूम में, एक लाइन तो ऊपर थी एक नीचे थी, तो मैं दोनों कट कर गई, इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो गई, आपके उस पेज पे आके गिर गई, पेज पे आके कट, अरे दोनों लाइन कट करेगी मतलब वो दोनों एक ही प्लेन में हैं, सीधा सीधा। ऐसे समझो कि ये B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है, और दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं या नहीं होते हैं, अभी मैंने शिफ्ट ही करवाया था ना उसको। इसका मतलब दोनों लाइन एक ही प्लेन में आ गई। और अब ऐसे भी देख लो, यहाँ से आपका बॉक्स क्या है, अरे बॉक्स आया 0, अगर डिस्टेंस 0 तो बॉक्स 0। अगर बॉक्स की वैल्यू 0 होती है तो एक बात बताओ, बॉक्स की वैल्यू 0 कब आती है, किसी बच्चे को पता है? नहीं पता है तो ध्यान रखना, बॉक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। और ये तो आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए, खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि ये वेक्टर था B1 B2, और एक वेक्टर आप और बना सकते हो ना, इस पे पॉइंट था, तो तीनों एक ही प्लेन में नहीं दिख रही है, देखो एक और ये दूसरा तीसरा ये नंबर। और जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं उसका बॉक्स क्या आता है, 0। और अगर बॉक्स 0, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं किसी एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में? हाँ सर लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A2 - A1 को एक्स B1 वेक्टर वाई B2 वेक्टर? हाँ पक्का लिख सकते हैं सर ऐसे। तो ये ना ये चीजें आप पकड़ में लाओ ऐसे, सारी की सारी चीजें एक साथ। अब और भी बताऊं, अगर किसी को और देखना है तो आगे और चलो। अब आपने सुना है कि लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो वेक्टर है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। देखो तीन वेक्टर अगर एक प्लेन में है ना, इसका मतलब ये आई मान लो, दूसरा 2i मान लो, ऐसे कुछ लिखा है 2i+j मान लो। इसका मतलब ये 2i+j कब आएगा, जब इन दोनों को आप किसी से मल्टीप्लाई माइनस माइनस करा के एड वेड करोगे तभी आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब भी ऐसे बोल दे कि दो लाइन है वो कोप्लेनर है, तो आप क्या करोगे, तीन वेक्टर बनाओ, उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस 0। समझ में आया? बात खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार अच्छे से देखना। ओके, और नहीं समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर। धन्यवाद।